हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्योग्राफिकल थॉट के हिंदी वर्जन वाले सीरीज में, जिसमें हमने अब तक ग्रीक स्कॉलर्स को पढ़ा, जिसका फर्स्ट पार्ट जो था पार्ट वन वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया। और ये उसका कंटिन्यूएशन में सेकेंड पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है, तो हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में किया है। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, ये उसका दूसरा पार्ट है, यानी आखिरी पार्ट है ग्रीक स्कॉलर्स के ऊपर। तो इसमें हम सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, कुछ की वर्ड्स देखेंगे, उसके अलावा कुछ वन लाइनर्स हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। और इसी का इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल दी जियो कॉलेजेस पे अवेलेबल है, तो वो आपने शायद ऑलरेडी देखा हो, या नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो ये वाला सीरीज़ हमने बहुत सारे विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पे हिंदी मीडियम में बनाने की कोशिश की है, तो इसको आखिरी तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए। तो आइए, आगे चलने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ शब्द सीखते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है हेलेनिक। ये हेलेनिक ग्रीक और ये क्लासिकल ग्रीक जो वर्ड हम यूज करते हैं, इसको पहले आप समझ लीजिए, ताकि आपको ये पता लगेगा कि ये जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स, इनका पीछे क्या हिस्ट्री है। तो थोड़ा सा शब्द देखते हैं। ये हेलेन शब्द जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी से आता है, राइट। एक किंग है, किंग ऑफ पिथिया, और ये जो है किसके बच्चे हैं? ये हैं डिकैलियन के सन हैं, और इनकी मदर का नाम पायरा है। तो ये दोनों जो है वो मिथिकल कैरेक्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ये ग्रैंडसन ऑफ टाइटन प्रोमेथियस है, यानी ग्रीक गॉड प्रोमेथियस के ये क्या होते हैं? पोते होते हैं, हेलन। तो इनके जो डिसेंडेंट्स हुए फर्दर, उन्हीं को हम लोग हेलेनीज कहते हैं। तो हेलेनिक ग्रीक बेसिकली ओरिजिनल ग्रीक्स को कहते हैं, क्लासिकल ग्रीक्स को कहते हैं, जो कि अलेक्जेंडर से पहले के लोग थे। अब अलेक्जेंडर के बाद वाले जो लोग होते हैं, लेटर ग्रीक्स जिनको हम बोलते हैं, वो ग्रीक्स में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं नए और कल्चर्स, तो उसको हेलेनिस्टिक बोलते हैं। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि हेलेनिक और हेलेनिस्टिक में क्या अंतर है। वैसे तो सिंपली लोग इसको अलेक्जेंडर से पहले और अलेक्जेंडर के बाद समझते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं। तो पीरियड आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ को हम लोग हेलेनिस्टिक कहते हैं। और इस पीरियड में सबसे खास क्या हुआ? ग्रीक कल्चर्स का होराइजन और ब्रॉड हुआ। कैसे ब्रॉड हुआ? तो इसमें बहुत सारे और कल्चर्स मर्ज होते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि हेलेनिस्टिक टेरिटरी जो है, जो ज्योग्राफिक इन्फ्लुएंस था, वो छोटा था। लेकिन जब हेलेनिस्टिक वर्ड हम यूज करते हैं तो आप देखेंगे इसमें बहुत ब्रॉडनेस आ जाता है। तो कई बार आप पॉलिटिकल सिस्टम, चीजें बदलती हैं, उसमें देखेंगे जैसे आगे मोनार्कीज जो है, राइट, रोम ने कंट्रोल किया तो चीजें बदल गई। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, तो उसको आप समझेंगे हेलेनिस्टिक ग्रीक्स की तरह। तो देखिए, हम आगे समझते हैं इसमें। जो फिफ्थ सेंचुरी रफली से लेके आपका फोर्थ सेंचुरी, पूरा 200 साल, 500 टू 323 बीसी, जहां पे अलेक्जेंडर की डेथ होती है, ये टाइम को क्लासिकल ग्रीस कहते हैं, या हेलेनिक एज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि हेलेनिक एज में बाय द टाइम अलेक्जेंडर का डेथ होता है तो ग्रीक होराइजन कितना बड़ा हो चुका था। अब इसको आपको हिस्ट्री से थोड़ा ज्योग्राफिकली देखना पड़ेगा, ताकि आप कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझ पाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैप वर्क करते हैं, समझते हैं कि कितना होराइजन था, राइट। कौन से एरिया उस टाइम पे नोन वर्ल्ड का हिस्सा थे, जो कि मैप्स पे भी आप देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, जो रेड लाइन आपको मैप में दिख रहा है, ये बाउंड्री बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अलेक्जेंडर के टाइम जो ग्रीक होराइजन था, जो लार्जेस्ट एम्पायर था उस समय अर्थ में। तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं यहाँ पे आयोनियन सी है, यहाँ पे एजियन सी है। ये ग्रीस का ऑलरेडी जो कंट्रोल टेरिटरी था वो तो था ही, अब टेरिटरी और ब्रॉड होता है। अब जब मैं टेरिटरी ब्रॉड होने की बात करता हूं तो ये जियोपॉलिटिकल तो है ही, बट इसके अलावा ज्योग्राफिक होराइजंस कैसे ब्रॉड होंगे? तो जैसे जैसे टेरिटरी बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, वहां का मौसम कैसा है। तो इससे क्या होगा? पीपल, प्लेसेस, एनवायरमेंट, याद रखिए तीन शब्द, पीपल, प्लेसेस और एनवायरमेंट, इन तीनों का एक क्या होगा? बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा होगा ग्रीस में। और इस समय पे जो सेंटर था एथेंस, आप देखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था। और उसके अलावा आप देखिए स्पार्टा है, उसके अलावा पेला है, राइट। तो ये जितने सेंटर्स थे ये और ब्रॉड हुए, बड़े हुए। फिर फर्दर ईस्टवर्ड आप देखेंगे एक्सपेंशन होता है एम्पायर का। और यहां पे देखिए ब्लैक सी,
तक ये बॉस्फोरन किंगडम है, यानी नॉर्थ में भी आपका एक्सपेंशन है ऑलमोस्ट यहाँ तक, पूरा कैस्पियन कोकेजन माउंटेन्स के एरिया को भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और फिर चलते हैं हम यूफ्रेटिस और टिग्रिस, जो हमारा ओल्ड मेसोपोटामिया का जो एरिया था, यानी यहाँ नॉलेज सेंटर रहा होगा, नॉलेज बेस रहा होगा। तो ये सारा का सारा टेरिटरी टिल ऑलमोस्ट लीबियन डेजर्ट आप देखिए, राइट। तो ये टॉलेमी वन के अंदर आप देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे है एंटीगोनस वन के अंदर, यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर, जिसकी हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री में भी, जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, कि मौर्यज ने इनको 500 एलिफेंट्स दिया था सलाह के लिए। और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, इतिहास है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो टिल इंडस रिवर ऑलमोस्ट आप देखिए वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया में यहां तक इनका था। इसमें आप देखिए हरमोजिया, प्रेसोपोलिस, राइट, सूजा, बेबीलोन, सेल्यूकिसिया, देन यू हैव द बिगेस्ट सेंटर एलेक्जेंड्रिया। तो एलेक्जेंड्रिया जो है वो सबसे बड़ा सेंटर बनता है, मॉडर्न सेंटर बनता है एथेंस के बाद। कैसे? यहां पे सारा नॉलेज इकट्ठा होता है, यहां बड़ी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी बनाई जाती है, जहां पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शन से जितना भी नॉलेज आ रहा था वो सब यहां इकट्ठा हुआ। तो ये बन गया सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर, नॉलेज हब। अब यहां पे शुरू होता है कि जो स्कॉलर्स आते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किया, उन्होंने इकट्ठा किया, कैटलॉगिंग किया नॉलेज का। इसलिए ये मैप के थ्रू आप अगर समझिए तो नोन वर्ल्ड कहां था, इधर आपको इनलैंड सीज पता है, इधर आपको एक्सटर्नल गल्फ एरिया पता है, ईस्ट मतलब इंडिया तक आपको नॉलेज है ऑलमोस्ट, और इधर आपको सदर्न पोर्शन में, और इधर वेस्टर्न पोर्शन में आपको नॉलेज है मेडिटेरेनियन का। तो दुनिया जितनी बड़ी उन्होंने समझी, उसमें जितना नॉलेज था सब इकट्ठा होके आता है एलेक्जेंड्रिया के। और अब आते हैं कि एलेक्जेंड्रिया में और एथेंस में उस समय क्या हो रहा था, कौन से बड़े स्कॉलर थे। तो अब देखिए टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेलेनिक ग्रीक की। तो आप देखिए यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफी और नॉलेज के सबसे बड़े फाउंडर्स, फाउंडिंग टीचर्स जिनको हम कहते हैं, सोक्रेटीज। तो सोक्रेटीज जो हैं, जिनको हिंदी में सुकरात कहते हैं हम, तो ये सबसे बड़े ग्रीक फिलोसोफर हैं, फाउंडिंग फिगर हैं ये। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में, ओवरऑल लर्निंग में, सिर्फ फिलोसफी में नहीं। तो ये समझिए कि ये ओवरऑल लर्निंग में अगर है तो ये एक बात कहते हैं, इनका टीचिंग मेथड में है क्वेश्चन, कि सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा से सारी नॉलेज जो है वो इकट्ठा होगी। तो यहां पे ये क्वेश्चनिंग जो है अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, और उस समय के जो राजा होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, उन्होंने इनको कहा कि ये यूथ को भड़का रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए ये जो इमेज है यहाँ पे आपको दिखता है कि इनको जहर दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने इनको सोचा कि ये हमारे कंट्री के यूथ को बोल रहे हैं सवाल पूछने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चनिंग वाला जो प्रॉब्लम था, आप ये बहुत कहानियां हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, बट ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट ये है कि इनके जो विद्यार्थी रहे उन्होंने बड़े सारे कारनामे किए। तो सुकरात जो है वो फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आप। तो इनके जो स्टूडेंट रहे वो है प्लेटो। और प्लेटो ने बनाया दी एकेडमी, और यहां से शुरुआत होती है नॉलेज का फाउंडेशन बेस। इस एकेडमी में सबसे बड़ा हायर इंस्टीट्यूशन था ये पूरे ग्रीस साम्राज्य का। और यहाँ पे दुनिया भर से लोग पढ़ने और डिबेट करने आते थे, डिबेटिंग कल्चर हुआ करता था यहाँ पे। और इन्होंने एक काम जो वहां पे नोटेबल वर्क जो किया है उसका नाम है तिमायोस। तो तिमायोस बेसिकली क्या है कि आप स्पेस और मैटर को कैसे अलग अलग देखते हैं रीजनिंग के थ्रू। तो ये बात कंट्रीब्यूशन है प्लेटो का। और इन्होंने क्या क्लेम किया कि स्पेस इज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, राइट। कि मैटर का डिस्टिंक्ट बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है स्पेस। अगर मैटर नहीं है तो आप स्पेस को नहीं डिफाइन कर पाएंगे, यानी थोड़ी सी रिलेटिवनेस की बात यहां पे आ रही है। और ये चीज इन्होंने आर्ग्यू किया, वी कैन ओनली ड्रीम अबाउट एम्प्टी स्पेस, राइट। एम्प्टी स्पेस के बारे में आप सिर्फ ख्यालों में, ड्रीम्स में सोच सकते हैं, राइट। और वो बना किससे है सारी चीजें? एक प्राइमल सब्सटेंस से बना है। तो मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए, सब्सटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। तो ये प्राइमल सब्सटेंस किसको नाम देते हैं? जैसे हम कहते हैं कि सब चीज जो है वो एक ही प्राइमल सब्सटेंस से बना हुआ है, ईथर से बना हुआ है। तो ये प्राइमल सब्सटेंस की बात करते हैं, और कहते हैं कि जब हम उठते हैं तो ये सारा चीज खत्म हो जाता है, राइट। तो ये चीज उन्होंने बताया। और फर्दर प्लेटो सेज स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान रहे ज्योग्राफी में हम हमेशा ये वर्ड स्पेशियल यूज करते हैं, कि जो भी स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका इन्फ्लुएंस जो होता है उस ऑब्जेक्ट पे या उस मैटर पे होता है। और यहीं से ये रीजनिंग निकल के आता है ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ऑफ मोशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स बने यहां पे। और प्लेटो का सबसे फेमस जो रीजनिंग उन्होंने दिया वो था डिडक्टिव रीजनिंग,
यानी आप जनरल से पर्टिकुलर तरफ जाते रहते हैं, यानी एक बड़े फ्रेमवर्क से डिड्यूस करते करते एक छोटे रिजल्ट की ओर आते हैं, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। अगर आपने बहुत सारे जो टीवी सीरीज या अगर आपने वो देखा हो कि जहाँ पे जो जासूस होते हैं, डिटेक्टिव्स होते हैं, वो डिडक्टिव रीजनिंग करके पता करते हैं कि मर्डरर कौन हो सकता है, सारी चीजों को देख के एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, तो आप देख सकते हैं कि ये डिडक्टिव रीजनिंग बड़े इंपॉर्टेंट वे ऑफ रीजनिंग है, थॉट है। और इन्होंने आइडिया ऑफ राउंड अर्थ उसी समय दिया। राइट, और कहा कि अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? जियो सेंट्रिज्म कहते हैं। तो जियो सेंट्रिज्म जो है ज्योग्राफी में, वो प्लेटो के समय से आप देखेंगे यहां पे है। और इनके जो स्टूडेंट हुए, जिनको आप जानते हैं, द मोस्ट फेमस, द मोस्ट वर्सेटाइल स्कॉलर, वो है एरिस्टोटल, अरस्तु। तो ये जो है, इन्होंने पहला पैराडाइम, इनके हिसाब से आप देखेंगे कि एक पहला अम्ब्रेला ऑफ नॉलेज दिया इन्होंने, जिसको आप साइंटिफिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं उस जमाने का यूरोप में। तो इन्होंने सबसे पहले हाइपोथेटिकली जो आइडिया है स्फीयर का, राउंड अर्थ का, उसको बताया लूनर इक्लिप्सेस को स्टडी करके ऑब्जर्वेशंस के साथ। और इन्होंने ऑब्जर्वेशंस पे एम्फेसाइज किया और कहा कि ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ही एक्सप्लेनेशन बनेगा। राइट, आप घर बैठे एक्सप्लेनेशन नहीं बना सकते। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आप जाइए और देखिए। तो यहां इनके जो गुरु थे प्लेटो, उनका ठीक उल्टा रीजनिंग इन्होंने दिया, इंडक्टिव रीजनिंग। राइट, कि आप यूनिकनेसेस को पढ़िए, जहां जाए वहां के एनवायरनमेंट को देखिए, ऑब्जर्व करिए, और फिर एक कंक्लूजन तक पहुंचिए। राइट, तो इन्होंने कहा गो एंड सी, ये बहुत फेमस लाइंस हैं जो इन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा। अब वो स्टूडेंट कौन है? आई एम श्योर आप जानते हैं, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इन्होंने कहा कि तुम खुद जाके देखो कि सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में। इसीलिए उसको पूरा ईस्ट, जहां तक सनराइज होता है वहां तक की जमीन पे अपना साम्राज्य बनाना था अलेक्जेंडर को, और खुद जाके देखना था, ये नहीं कि सैनिक भेज के। तो ये गो एंड सी जो उन्होंने कहा, इससे बहुत पूरी दुनिया और पूरी ज्योग्राफी का नॉलेज का फाउंडेशन बदल गया। तो स्पेशली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगर कोई कहे कि कहां से आता है, तो आप देखिए एरिस्टोटल के WH क्वेश्चन से आता है, व्हाट इज वेयर, हाउ एंड व्हाई। और यही आपका ज्योग्राफी का और बहुत सारे और नॉलेज का फाउंडिंग पिलर है, फाउंडेशन है। तो एरिस्टोटल का इसलिए आप देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशंस इन हैबिटेबिलिटी, राइट। तो हैबिटेबिलिटी जो होती है, यानी कितना एरिया जो है ग्रीस को अगर सेंटर में लें तो कहां कहां तक, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में हैबिटेबल जोन है। राइट, तो इसको जो इकुमिनी जो इन्होंने बनाया, एक शब्द यूज किया इन्होंने, इकुमिनी। तो इकुमिनी जो है, इन्होंने कहा कि इतनी दूरी तक है, और उन्होंने लैटिट्यूडनल पोजीशंस के हिसाब से बताया कि दुनिया इतनी दूर तक ही लिवेबल है, क्योंकि उस समय बाकी एक्सप्लोरेशन तो हुआ नहीं था। तो इन्होंने बताया। अब इनके जो स्टूडेंट हैं, राइट, एलेक्जेंडर, ये निकलते हैं वॉयज पे, और पूरी दुनिया को जीतने के लिए, और फार ईस्ट तक, ये इंडिया के बाउंड्री तक पहुंचते हैं। तो आप देखिए एलेक्जेंडर का जो दौर है, 356 में इनका जन्म होता है और 323 में डेथ होता है। इस बीच इन्होंने पूरे किंगडम को, यहाँ गंधार, बैक्ट्रिया, जितना आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा पर्शियन एम्पायर को इन्होंने अपने अंदर अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये सारा चीज आप एज अ हिस्ट्री देखते हैं। बट हमारा टारगेट यहाँ हिस्ट्री नहीं बताना है, हमारा टारगेट है कि इनका कंट्रीब्यूशन हम ज्योग्राफी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कैसे देखें। तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी को बढ़ावा मिला। तो देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं कि अलेक्जेंडर के वॉयज में, अलेक्जेंडर के एक्सपेंशन में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के कॉन्क्वेस्ट में, आप देखेंगे क्या क्या चीजें मिली हमें। तो एक्सपेंशन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज हुआ, इतना जो लोग यहीं पे रेस्ट्रिक्टेड थे पहले, अब यहां तक का सारा नॉलेज को जान पाए। राइट, तो इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्शिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये सारे जो कैंपेन्स थे, इन सब का ज्योग्राफिकल नॉलेज जो है वो आया इनको समझ। तो ये एक तो नॉलेज होराइजंस बढ़े। मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन हुए, अलेक्जेंडर की सेना में हिस्टोरियन, स्कॉलर सब ट्रैवल करते थे, सर्वेयर्स ट्रैवल करते थे। सबने चीजों को नोट किया, मैप किया, लिखा, जिसमें रिवर, माउंटेन, कोस्ट लाइन। तो ज्योग्राफिक होराइजन सडनली आप देखेंगे कि बहुत बड़ा हो गया। और याद रखिए, नॉलेज इज पावर। अगर आपको पूरी दुनिया पे राज करना है तो दुनिया के बारे में पता करना पड़ेगा। तो ज्योग्राफिक नॉलेज बढ़ा, यहां से ये कंट्रीब्यूशन है। फिर क्योंकि इनका बहुत बड़ा कॉन्क्वेस्ट था, तो बहुत सारे शहर बसाए गए। और इसमें सबसे फेमस एलेक्जेंड्रिया है, जो इन्हीं के नाम पे है, जहाँ पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनी, एंशियंट लाइब्रेरी, जहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास तक्षशिला और नालंदा की बात करते हैं, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी सबसे फेमस हुई, जहाँ पे पूरी दुनिया का नॉलेज इकट्ठा हुआ। और
कल्चरल डिफ्यूजन, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है कि इनके कॉन्क्वेस्ट में ग्रीक कल्चर नॉलेज जो है वो एक्सचेंज भी हुआ। यानी अगर हम यहाँ थे तो हमें भी इनके बारे में पता लगा जब ये हमारे यहाँ आए कि इनके देवी देवता कैसे हैं, इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस के नेम्स क्या हैं, वो क्या बिलीव करते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं। तो ट्रेड एंड नॉलेज एक्सचेंज, तो कल्चरल डिफ्यूजन में भी ये बहुत बड़ा रोल प्लेयर है अलेक्जेंडर, राइट। और अब आते हैं कि एलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी जब बनी तो उसमें सबसे पहले लाइब्रेरियन कौन थे, जो उस समय के सबसे बड़े स्कॉलर थे, जिनका नाम है इरेटोस्थीनीज। तो इरेटोस्थीनीज जो है, इन्हीं को हम क्रेडिट देते हैं पहला साइंटिफिक जोग्राफर होने का। तो पहला साइंटिफिक जोग्राफर होने का मतलब एरिस्टोटल ने तो बता दिया था, उसके बाद उस पर काम किया इन्होंने, और अर्थ का इक्वेटोरियल सर्कम्फरेंस को इन्होंने लगभग 40,233 किलोमीटर मैप किया, बताया कि ये इतना है, और जियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स को यूज किया। और सबसे पहला शब्द ज्योग्राफी, आप सोचिए इससे पहले ज्योग्राफी शब्द नहीं था, जबकि हमारे यहाँ संस्कृत में भूगोल है इससे पहले, बट ज्योग्राफी वर्ड नहीं था इंग्लिश में जो आया। तो ज्योग्राफी जो कॉइन है करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। और सिर्फ इस एक रीजन से, कंट्रीब्यूटर्स तो और भी थे, लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी शब्द जो इन्होंने कॉइन किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। और कई जगह पे मिस्टेक है कि हिकेटियस थे या कोई और है, बट वो ध्यान रहे आपको कि ज्योग्राफी शब्द ही नहीं था जब हिकेटियस थे, तो शब्द आया जब इरेटोस्थीनीज आए। तो बहुत किताबों में ये लिख दिया गया है, लेकिन हिकेटियस नहीं है। फादर ऑफ ज्योग्राफी हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है इरेटोस्थीनीज को। और इसमें देखिए इन्होंने स्केल का कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करने के लिए किया, और बताया कि अर्थ स्फेरिकल है। ये सारे इसके मेजर कंट्रीब्यूशन में आते हैं। और एक स्टेटमेंट है कि ज्योग्राफी क्या है, तो कैसे डिफाइन किया इन्होंने ज्योग्राफी को, अपनी किताब जिसका नाम ज्योग्राफिया था, क्या मतलब सिंपल है ज्योग्राफी, उसमें उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी बेसिकली क्या सब्जेक्ट होगा, क्या डिसिप्लिन होगा, तो स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन। तो स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन आप अगर समझिए तो ये किस तरह का थॉट है, ये बहुत ह्यूमन सेंट्रिक थॉट है, राइट, कि अर्थ को एज अ होम ऑफ मैन आप जब पढ़ेंगे तो उसको हम ज्योग्राफी कहेंगे। तो इसमें फिजिकल और ह्यूमन दोनों कॉम्बिनेशन है, अभी अभी बटा नहीं है सब्जेक्ट मैटर, राइट। और देखिए कि इन्होंने जोनेशंस जो की, तो एरिस्टोटल का जो यूकुमिनी जो था उन्होंने बनाया था जोन्स ऑफ हैबिटेबिलिटी, उसी को यूज करके इन्होंने इसमें 5 क्लाइमेटिक जोन्स की बात की, टोरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, राइट, और यहाँ पे लिवेबिलिटी बताया। उसके अलावा जो मेजरमेंट है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसका साइंस को आज हम जियोडेसी कहते हैं, इसकी शुरुआत यहां से होती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को प्रॉपर प्रिसाइज नापने का जो तरीका था लोकेशनल एनालिसिस का, वो कंट्रीब्यूशन भी इरेटोस्थीनीज को जाता है। इसीलिए फादर ऑफ ज्योग्राफी तो है ही, फादर ऑफ जियोडेसी भी है, तो ये ध्यान रहे आपको। और अब इनके बाद आने वाले कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको आप देखिए, तो ये हैं हिपोक्रेटीज। इन्होंने एक किताब लिखी ऑन एयर्स वाटर एंड प्लेसेस, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात होती है। तो क्लाइमेटोलॉजी का फाउंडेशन देखिए, मैन नेचर रिलेशनशिप की बात करते हैं। फिर हिपार्कस ने काम किया, उन्होंने एग्जैक्ट पोजिशन पे काम किया, और जो नॉलेज असीरियन अरिथमेटिक से मिला था, राइट, वो उन्होंने यूज करके एक सर्कल को 360 डिग्रीज में कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी बात की। और एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है एस्ट्रोलैब का, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है एनेक्सेमेंडर का जो नोमोन था कुछ उसी तरीके का, जिसमें सोलर और लूनर थियरी को यूज किया गया। स्टार कैटलॉग बनाया इन्होंने। पोसिडोनियस, पोसिडोनियस का कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी ऑफ रेसेस, कि कहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, उनका शारीरिक ढांचा कैसा है, ये बातें इन्होंने अपने काम में किया। और वो क्लाइमेटिक वेरिएशन के साथ साथ, कि सदर्न पोर्शन में जा रहे हैं तो लोग आपको थोड़े सांवले काले दिख रहे हैं, नॉर्थ वर्ड जाएंगे तो लोग गोरे दिख रहे हैं। इसी से ये रेशियल थियरी आया बाद में 17th सेंचुरी में। तो ये फाउंडेशन बन गया इसका, आप सोचिए। और ही रिकैलकुलेटेड अर्थ सरकमफ्रेंस, जो इरेटोस्थीनीज ने किया था, फिर उन्होंने माइल्स में 18,000 माइल्स बताया। और उन्होंने ऑल्टीट्यूड मैपिंग और सरकमफेरेंस जो है स्टार कैनोपस को यूज करके, ये जो मेथड है इसको यूज करके इन्होंने किया। तो ये सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो आप देखेंगे हेलेनिक ग्रीक का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स अब अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आप दोनों पार्ट 1 और 2 को एक साथ अगर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ये आपका ग्रीक स्कॉलर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आप इनमें से जो पॉइंटर्स हैं, जो चीजें हैं, नोट कर सकते हैं। और ई बुक्स, जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी ebooks.com पे अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं, कंटेंट यही मिलेगा आपको। सो ऑल द बेस्ट विशेस। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे क्या हुआ। तो आगे रोमन स्कॉलर्स की बात करेंगे। टेक केयर।